दोस्तों, रमेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भाई लक्ष्मण जी, आकाश जी, अमरीश कुशवाहा जी, DM प्रसाद जी, हमारे संदेश के मित्र देवजी शंकर जी, यहाँ मौजूद सभी ऊर्जावान वैचारिक मित्र, यह बहुत ही फख्र की बात है कि जिस तीसरी पीढ़ी का ख्वाब जिस जीवट के साथ उस तीसरी पीढ़ी के लोगों को जूझते हुए देखने की तमन्ना हमारे पुरखे बाबू जगदेव ने की थी, आज उसको हम सब लोग देश की राजधानी में सफलीभूत कर रहे हैं। और उनकी शहादत के दिन ये जो 25-30 की संख्या में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यह वही कारवां है जो इस देश की बुनियाद को मजबूत कर सकता है। बाबू जगदेव को याद करने के माने सिर्फ इतिहास के पन्नों को उलटना नहीं है, बल्कि भविष्य का ख्वाब भी बुनना है, वर्तमान की चुनौतियों से जूझना भी है और एक नेशनल इमेजिनेशन के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को और तेज करना है। वह राष्ट्र जिसमें समाज के हर हिस्से को डिग्निटी के साथ सर उठाकर चलने की सुविधा हो, और यह बहुत स्वाभाविक सुविधा हो। कभी भी यथास्थिति के टूटने पर जो लोग वर्चस्वशाली हैं, जिन लोगों के पास संसाधन है, वो सहज नहीं महसूस करते। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को लेकर भी जो लोग भी भाई अमरीश जी को सुन रहे थे, उसी का प्रस्फुटन, उनकी असहजता, वो चाहते हैं कि जो पहले का सिस्टम है वो बरकरार है। बाबू जगदेव बिहार के एक ऐसे सामंती धसक वाले इलाके में पैदा लेते हैं जहां आरंभ से ही उन्होंने जन्म का दर्द देखा, भोगा, महसूस किया। और वह जो गैर बराबरी से भरा, खंड खंड में बटा, पाखंड से भरा समाज और उसकी प्राणवायु जहां बसती थी, ये सारा का सारा वातावरण ही उन्हें विद्रोह और बगावत के लिए तैयार है। स्कूल कॉलेज के दिनों और फिर राजनीतिक दल का हिस्सा बनने के दौरान उन्होंने हर जगह समता और लोकतंत्र की वकालत की, उसके लिए जद्दोजहद की। वे जनता नामक मुखपत्र का भी संपादन करते थे, उदय भी चलाते थे, और लोहिया की जाति नीति से प्रभावित होकर, लोहिया के विशेष अवसर के सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने सोशलिस्ट घड़े की राजनीति को अपनी पहली पसंद बनाई और जिस पर वो ताजिंदगी कायम रहे। लेकिन जो लोहिया जी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पागल 100 में 60 को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया था, बहुत जगह व्यवहारिक धरातल पर भी उतारने का प्रयास किया। लेकिन जब संयुक्त विधायक दल, जिसको संविद की सरकार कहते हैं, 9 राज्यों में बना, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल था। बिहार में महामाया प्रसाद के नेतृत्व में सरकार बनी, कर्पूरी ठाकुर जी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने। लेकिन वहाँ पर जो 11 मंत्री, वो उसी ऊंची जाति से, और जो
2 मंत्री कम्युनिस्ट धड़े से थे, वो दोनों आपस में सहोदर भाई, और 10-11 महीने के अंदर भ्रष्टाचार में आकर डूब गए। जांच समिति जो बनी थी आयोग, उसमें भी वो घसीटे गए। और जो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से 6 मंत्री थे, उसमें भी 3 अपॉइंट। हमारा विरोध किसी से नहीं है, मैं सिर्फ उस सिद्धांत को जो आपने स्वीकार किया था उस वक्त उसूल के प्रति क्या आग्रह था नेताओं में, और वो अगर नहीं हो पाता था तब पार्टी के अंदर ही कैसे उस पर प्रश्न खड़े किए जाते थे। जगदेव बाबू ने कहा कि 6 में 3 अगर ये हैं तो ये तो पिछड़ा पावे 100 में 60 के उसूल के प्रतिकूल चल रही है सरकार। और जो 33 सूत्री कार्यक्रम था उसमें एक यह भी था कि उर्दू को हम राजकाज की दूसरी जबान बनाएंगे, और उससे कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पल्ला झाड़ दिया। और एक कांग्रेस के विधायक ने गैर सरकारी प्रस्ताव पेश किया तो उसके इकलौते समर्थक जगदेव बाबू, बहुत ज़्यादा दिन तक मंत्री भी नहीं। जब ये खटर पटर शुरू हुआ, उन्होंने अपनी राह अलग की। शोषित समाज, शोषित दल, फिर शोषित समाज दल, जो आपके उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे रामस्वरूप वर्मा जी, इन सब के साथ मिलकर शोषित नाम से पत्रिका निकालना शुरू किया, जो पटना से और अर्जक के नाम से लखनऊ से। कुल मिला के ये बहुत बड़ी पहल थी उस वक्त के नेताओं का। इमेजिनेशन आप देखिए कि अपना एजेंडा का उनका टूल था, उपपत्र होता था। क्यों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लेकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जितने भी टुकड़े हुए, लेकिन मूल बात रही कि सबको जनता से कनेक्ट करने के लिए अपना एक माउथपीस रखना था, और वो रखते थे, और बहुत काबिल लोग उसके एडिटर्स थे। इन तमाम पहलकदमी के बीच जगदेव बाबू लगातार इस देश के सामाजिक आर्थिक सवालों से टकराते रहे, आह्वान करते रहे इस बड़ी आबादी को। यहाँ तक कहते रहे कि अगर मार्क्स और लेनिन भारत में पैदा हुए होते तो ये 90% शोषित और 10% शोषक के बीच की लड़ाई को ही वर्ग संघर्ष माने होते। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ का सर्वहारा समाज जो है वह सांस्कृतिक रूप से भी उतना ही विपन्न है, और जो गरीब है, जो शोषित है, वह रोटी से ज्यादा इज्जत की लड़ाई लड़ता है, और उसी इज्जत, प्रतिष्ठा, अस्मिता, सम्मान को सुनिश्चित करने की लड़ाई जीवन भर करते हैं, पार्टी के अंदर भी, लोगों के बीच भी। और यही वजह है कि उन्होंने उस सरकार को, संवित सरकार को तोड़ना शोषितों के हक में एक जरूरी पहल समझा। बीपी मंडल जी थे, सतीश प्रसाद सिंह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री हुए, एक दिन नहीं, जो भी पूरे ज़्यादा दिन। वो सतीश जी की नाराजगी रहती थी कि कोई बोल देता था 3 दिन मिला तो चलो तुम 2 दिन तो कम से कम बढ़ाए, तो जो भी। तो उसके बाद बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री हुए, और वो कहते थे जगदेव बाबू, यह अनोखी सरकार, ये शोषितों का निछक्का दल है जिसमें 95% मंत्री शोषित समाज है। और ऐसा हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह है, तमिलनाडु में, जहाँ एक भी मिनिस्टर शोषक समाज का नहीं है। तो इसलिए जहाँ हमारी पार्टी नहीं है वहाँ या तो दलित फ्रंट है या डीएमके। और देखिए कि नॉर्थ और साउथ के लीडर्स कितने कनेक्टेड रहते हैं इसमें। हाल तक करुणानिधि जी जाते ही थे पटना, लालू से भेंट होती थी, देवेगौड़ा जी आते थे, हेगड़े साहब आते थे, मोमई थे ही जनता दल के अध्यक्ष, तमाम। तो ऐसा नहीं है कि कुछ निर्वात में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका एक ठोस वैचारिक राजनैतिक आधार और उसकी एक तारीख है जहां हमको बहुत बाहर नहीं भटकना है रोशनी के लिए। तो वह सरकार चली, और उनकी जैसे लेनिन पानी और बिजली को जोड़ने को कहते थे कि क्रांति हो जाएगी रूस। ये भी बिहार में जब मंत्री बने तो वही ऊर्जा मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय, इसी दोनों पर उनका फोकस रहा, और उसको कम समय में भी एक बेंचमार्क से किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि उनकी जो उस वक्त की लड़ाई थी
कि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि बिना शोषक समाज के लोगों को साथ में लिए हुए सरकार नहीं चलाई जा सकती, पार्टी नहीं चलाई जा सकती, लेकिन ये काम किया जा सकता है और उसी दिशा में वो प्रयास करते रहते हैं। लोहिया मधुलिमय तक को, पीलो मोदी को, इन सबको कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। जो उनके जीवन की एक बड़ी, हम दुविधा तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक बड़ी सरल रेखा खींची जा सकती है उनके पूरे सियासी जीवन में, कोई वक्रता आप नहीं देखेंगे। जहाँ से प्रस्थान बिंदु है और जहाँ वो पहुँच रहे हैं, एक लकीर की राजनीति। लेकिन वो बार बार कहते थे कि जो शोषकों के पास औजार है वो तीन ही, एक तो दौलत, संपत्ति, संसाधन, दूसरी नौकरशाही जिसमें न्याय व्यवस्था पर उनकी पकड़, और तीसरी शोषित समाज के पिछलग्गू लोग जो डमरू बजाते रहते उनका टोल, उनकी शान में स्तुति गान उनका करते रहेंगे। तो ये एक बड़ी बाधा के रूप में वो देखते थे कि इस तबके के अंदर जो आत्महीनता है वह आत्मगौरव में बदले और एक खुददारी के साथ वो चल सके। उसको भरोसा तो हो कि हिंदुस्तान को लीड कर सकता है, और इसके लिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने पार्टी वर्कर तक को संबोधित करते रहे और विचारोत्तेजक लेख लिखते रहे। चाहे भाषा का सवाल हो, क्षेत्र का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, प्रशासन का सवाल हो, और बार बार कहते थे कि सामाजिक न्याय से मेरा तात्पर्य यही है कि इन 90% लोगों को नौकरशाही में, शासन प्रशासन में हम बिठा दें, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अफसोस यह है कि हमारे समाज के जितने पुरखे रहे, जितने लड़ाका नेता रहे, उनकी उम्र बहुत कम है। जगदेव बाबू तो क्रूरता के शिकार रहे, कर्पूरी जी कोई लंबी जिंदगी नहीं जी सके, डीपी मंडल की जिंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं देखी, बीएन मंडल ने भी कोई लंबी आयु नहीं देखी। तो इसलिए, और जो अभी हम लोग देखते हैं समाजवादी जन परिषद में सुनील भाई जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी कोई बहुत लंबी आयु मैसर नहीं थी। वह इसलिए भी कि शुरू से ही अभावग्रस्त जीवन इन लोगों ने देखा। इस पर बार बार जोर रहता था कि भाई जिस दिन हमारे लोग भारत सरकार का बजट बनाने लगेंगे, बजट पर प्रतिक्रिया नहीं मीडिया में देगी, बजट बनाना, और वो लखनऊ और पटना का नहीं, दिल्ली का, वो उड़ीसा कटक का नहीं, चंडीगढ़ हरियाणा का नहीं, दिल्ली का, तो फिर उस दिन हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हमारे लोग देखेंगे। और वो तमाम लोग जो जगदेव बाबू के विचारों पर चलने की दावेदारी करते हैं, कोशिश तो करते हैं, हम उनको आज डेमोनाइज नहीं करना चाहते, लेकिन इस क्रूर समाज की बनावट को आप देखिए कि जिस रामाश्रय प्रसाद सिंह का नाम जगदेव बाबू के कत्ल की साजिश में आया, उसको बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में, सरकार में संसदीय कार्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, इतने पर ही ये लोग नहीं रुके। और उन लोगों को मुख्यमंत्री कोई शासन सत्ता पर हावी होकर उन क्रूर लोगों का भी महिमा मंडन वो लोग कैसे कराते हैं कि उनके नाम पर हॉस्पिटल का नामकरण, उनकी मूर्ति का अनावरण सरकार की तरफ से किया गया, और उसी इलाके में जहां जगदेव बाबू का, जगदेव बाबू थोड़ी और जिंदगी जिए होते तो 77 को भी देखे होते, और 89 की नेशनल फ्रंट की सरकार को देखे होते तो शायद उनको थोड़ा सा संतोष होता कि वीपी सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार में उन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों को जो वो शासन प्रशासन में बैठाना चाहते थे, एक ही सिफारिश सही, लेकिन वो 27% लागू तो हुआ नौकरियों। उसी नेशनल फ्रंट की सरकार में नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न दिया तो गया, बाबा साहब को इतने लंबे वक्फे के बाद भारत रत्न के काबिल समझा गया, सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगाया गया, उनकी जयंती पर छुट्टी घोषित की गई। ये सारे काम उस वक्त हुए। सरकार 11 महीने चली वो भी, लेकिन बड़े फैसले, साहसिक फैसले हुए, देश को झकझोरने वाले फैसले हुए,
और थोड़ा और बचे होते, जिए होते, तो 96 की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी उन्होंने देखी होती। इस देश को पहली बार कोई पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री एस डी देवगौड़ा के रूप में मिला। इस देश में पहली बार जिस दल के नेतृत्व की सरकार बनी जनता दल की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पिछड़े समाज से, उसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी पिछड़े समाज से, पहली दफे लोकसभा में सदन के नेता रामविलास पासवान, रेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री दलित समाज से, पहली मर्तबा अति पिछड़े समाज के कैप्टन जयनारायण निषाद जी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, पहली दफे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी पिछड़े समाज, पहली दफे मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, मतलब पहली दफे नहीं, मतलब एक बड़ी तादाद में मैं कह रहा हूँ, तो ये सारे लोग थे। कांति सिंह जी पिछड़े समाज की महिला मंत्री, देवेंद्र यादव जी मंत्री खाद्य उपभोक्ता मामलों, जन वितरण प्रणाली, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी शायद संभाली कुछ दिन। सीएम इब्राहिम साहब को लेकर आए थे, सैफुद्दीन सोज साहब अकलियत समाज के, गृह राज्य मंत्री डार, ये सारे लोग। और जब गुजराल प्रधानमंत्री बने तो पहली दफे इस देश में दलित समाज से आने वाला एक काबिल आदमी राष्ट्रपति पद पर आसीन, जो कोई रबर स्टाम्प नहीं थे के आर नारायण से। आदिवासी समाज के व्यक्ति को पहली बार लोकसभा में स्पीकर होने का मौका मिला थे प्रिय सिंह संगमा साहब। 90 की सरकार उन्होंने बिहार की देखी होती तो इतनी सर्वसमावेशी समाज, सर्वसमावेशी सरकार, जिसमें 63 लेजिस्लेटर मतलब विधान परिषद के भी और विधानसभा के भी चुने गए पिछले समाज के, उनमें 31 को मंत्री बनाए। 2 आदिवासी लोग जीत गए, दोनों को मंत्री बनाए। 22 में 11 दलितों को मंत्री बनाया, 12 में 8 अकलियत समाज, मुसलमान समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाया, 28 अग्रणी समाज के लोग जीत गए, 28 में 18 लोग मंत्री बनाए गए। तो ये सब ख्वाब जो वो देखते थे, जो आप कह रहे थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, उनकी शहादत जरूर हो गई, और उस शहादत की बुनियाद पर उनके लोग थोड़े और जज्बे के साथ, थोड़े और साहस के साथ, थोड़ी और प्रतिबद्धता के साथ जब आगे बढ़े, तो वो दिन देखने को मिला कि आप शासन में आए लेकिन जेल भेज दो। चाहे लालू प्रसाद जी की हालत को आप देख लीजिए, क्रूरताओं से बढ़कर छगन भुजबल साहब को देख लीजिए, उम्र से पहले इन पर बुजुर्गियत लाद दी गई, एलियनेट कर दिया गया। सिस्टम इतना क्रूर, सिस्टम इतना प्रभावी, और जब तीसरी पीढ़ी के हम लोग हैं और हमारे नेता हैं, उनके राज करने की बारी आई है, तो एक चेतना, एक बौद्धिकता का विकास और प्रसार, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कहते थे कि हमको 8वीं तक सबको समान शिक्षा देनी चाहिए देश में, मुफ्त शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाना चाहिए। ये सारी कोशिशें उनकी रहती थी, और बराबर अपने आर्टिकल्स के जरिए जनसंघ की मानसिकता पर वो कहते थे कि मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और इसी को वो सही में वर्ग संघर्ष मानते हैं। तो इससे इस पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाता, जब तक कि इसको खत्म नहीं कर दिया जाता, यह देश विकास नहीं कर सकेगा। और आज हम सब लोग भोग रहे हैं, नौकरियां सब प्राइवेट सेक्टर में, और जो बच गई उस पर कुतर्क हो रहे हैं कि आरक्षण बचा ही नहीं, तो भाई नौकरियां बची नहीं तो आरक्षण पर बात करके क्या करें भाई। रेलवे आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, उसको आप बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। तो ये साजिश को समझना चाहिए हम लोगों को कि एक तरफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर के लेवल पर लेटरल एंट्री के जरिए बहाली हो, लगभग आधी कर दी गई है यूपीएससी की सीट, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने 27 पिछड़े को मंत्री बना दिया। 72 को आप बना दिया हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बहुत विचित्र बात है ना कि आप न 51 में इस देश में जातिवार जनगणना हुई, न 61 में, न 71 में, न 81 में, न 91 में, न 2001 में, न 2011 में कराया भी तो 4 टुकड़ों में कराया, 48 के जनगणना कानून के मुताबिक नहीं कराया, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नहीं कराया गया। तो जब तक आंकड़े नहीं होंगे तो वेलफेयर स्टेट कैसे अपनी पॉलिसी बनाएगा? आखिरकार यह लोक कल्याणकारी राज्य, आखिरकार इसका अब हम भारत के लोग के प्रति कोई भूमिका है, कोई उत्तरदायित्व,
रोज ये संविधान से बाहर जाके छलकते रहते हैं। तो इसलिए जगदेव बाबू के विरासत के बारे में, उनकी विरासत के बारे में, उनकी सियासत के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, हम यह भी पाते हैं कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जैसे डॉक्टर टॉमसन टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया कि फर्ज कीजिए कि आपको हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? वहाँ का सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी सभी तरह की नौकरियों में शोषित समाज के 90% लोगों की नुमाइंदगी हम सुनिश्चित करेंगे और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन राजनीतिक दलों में 10% से ज़्यादा तथाकथित उच्च समाज के लोग नेतृत्वकारी भूमिका में, उन दलों को प्रतिबंधित करेंगे। बोले तो क्या आपका भारत के संविधान में यकीन नहीं है? उन्होंने कहा जब हम बहुमत की सरकार चलाएंगे हम संविधान में क्रांतिकारी संशोधन भी करेंगे आवश्यक जो हो। तो ये एक इमेजिनेशन तो था, ऐसा कहने के पीछे था कि लामबंद हो हमारे लोग, उनके अंदर भरोसा और जज्बा हो कि सत्ता चलाने की सलाहियत उनके अंदर है। इसलिए जगदेव बाबू के व्यक्तित्व को उसके कई पड़ाव, कई महत्वपूर्ण और अलग अलग चरणों में जब हम उनको देखते हैं तो उनका एक बौद्धिक व्यक्तित्व भी हमारे सामने आता है, एक सामाजिक क्रांति की बिगुल फूंकने वाले शख्सियत के रूप में भी उभरते हैं, एक कुशल राजनेता के रूप में भी हमको रोशनी दिखाते हुए मालूम पड़ते हैं और एक बहुत ही क्रांतिकारी तेजस्विता के साथ आम आवाम को बगैर सियासी नफे नुकसान के लीड करने का जो एक मादा होता है वह भी उस शख्स के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जवाहर लेनिन कहे जाने वाले भारत के अद्भुत लड़ाका अमर शहीद बाबू जगदेव को आज याद करते हुए हम सभी बहुत हर्षित हैं, खुद में बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं और 2 किताबें ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। एक तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और शशिकला जी ने जो संचयन किया है, एक कॉपी जो मेरे 2 कॉपी थी, तो एक तो मैंने रावड़ी जी को जब भेंट करने में गया तो उनको कहा जगदेव बाबू का ये ना जाना था। हाँ, और एक आलोक मेहता जी जो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, यूथ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अभी बिहार प्रदेश के बिहार महासचिव हैं राजद के, जेएनयू बोर्ड के मेंबर भी रहे और बहुत ही प्रखर तरीके से जगदेव बाबू के विचारों को आम आवाम तक पहुँचाने के लिए कमिटेड व्यक्ति हैं। जब जगदेव विचार मंच को चलाते हैं वही उसके संयोजक हैं। तो एक उनको प्रति भेंट की और जब मेरे पास कोई नहीं रही तो लक्ष्मण भाई के पास मैं आया हुआ था और समस्तीपुर में बोलने जाना था। वहाँ शाहीन साहब उस कार्यक्रम में थे और हमारे वैश्य प्रकोष्ठ, ये दैनिक प्रकोष्ठ जो है उसके अध्यक्ष हैं रणविजय साहू जी, तो वो भी वहाँ थे। तो उसमें बोलना था तो मैं लक्ष्मण भाई से किताब जो मैंने ली वो उसी को ट्रेन में पढ़ता गया और 24 घंटे में जो कि 10-12 घंटे, और वो इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया हमारी पीढ़ी के लिए। और एक और किताब जितेंद्र वर्मा जी हैं, उनके भाई नहीं रहे, मुन्ना वर्मा जी, वो आलोक वर्मा जी के पिताजी की पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही थी बड़ैया कोठी सीवान तरफ से। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है जगदेव बाबू के विचार जीवन पर, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। और हम लोग जब तक एक दूसरे से इसी तरह से संवाद की शक्ल में, गुफ्तगू की शक्ल में मिलके जुलते रहेंगे, हमारे पुरखों के जो विचार की जो लड़ाई है तो मिल नहीं पड़ेगी, उसकी चमक कभी की नहीं होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग फिर से मिलेंगे और जगदेव बाबू आज भी सबकी धमनियों में पकते हैं, ऐसे लोग कभी से दूर नहीं होते। आज भी जब कभी नैराश्य का पल आता है तो वो हमें बहुत संबल देते हैं, क्योंकि ये कोई सत्ता में लगातार बने रहने की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के हामी कर रहे हैं और उसकी हिमायत में लगे रहते हैं। मैं उनको बहुत अदब और एहतराम के साथ आज के दिन सलाम पेश करना चाहता हूँ। और उनके जो सहयोगी भी रहे थे मुद्रिका सिंह जी,
तरीके से वो उनके भी सुपुत्र वहाँ विधायक सुबह जी वो भी आते रहे और हम लोग जिस भी स्पेस में रहें जितना भी संभव हो सके ये इंटरजेनरेशनल मेमोरी है उसकी एक तरह से आमद होती रहे उसका जो है विचार विनिमय होता रहे एक दूसरे को हम लोग बताते रहें और वही एक ऑर्गेनिक कायम होता है और वही बनता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जगदेव बाबू अमर रहें, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लैंगिक न्याय जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।